कश्मीर में आतंकवादियों ने फिर कायराना वारदात को अंजाम देते हुए एक इंस्पेक्टर की हत्या कर दी। कल जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण बैठक है। इसके पहले आतंकवादियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। आतंकवादियों ने श्रीनगर के कनीपोरा इलाके में अंधाधुंध गोलीबारी कर सीआईडी में पुलिस इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार की हत्या कर दी। इस बड़े वारदात का सीसीटीवी फुटेज दिल दहलाने वाला है। मंगलवार की रात करीब 8 बजे परवेज अहमद मस्जिद से नमाज पढ़कर घर लौट रहे थे, तभी पीछे से आतंकियों ने उनकी पीठ पर ताबड़तोड़ 3-4 गोलियां दाग दी। 2020 बैच के पुलिस अफसर परवेज अहमद डार को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस बड़ी वारदात पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्वीट किया, मैं जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर श्री परवेज अहमद डार की नौगाम में मस्जिद के बाहर आतंकवादियों द्वारा की गई निर्मम हत्या की कड़ी निंदा करता हूँ। उनका सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंकवादियों को इस कृत्य के लिए दंडित किया जाएगा। शहीद के परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। बीती रात लखनऊ में हुई यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक में पार्टी को पुराने धुरंधरों को भी शामिल किया गया। तो देखिए पूरी रिपोर्ट एक मिनट। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी पार्टी में एकजुटता का संदेश देना चाह रही है। यही कारण है कि लखनऊ में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, तो उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद थे। इस महत्वपूर्ण बैठक में यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष AK शर्मा भी मौजूद रहे। 4 घंटे की बैठक में सबसे बड़ी बात ये रही कि इसमें वैसे नेता भी शामिल हुए जो लंबे समय से हाशिए पर थे। इसमें यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष विनय कटियार का नाम प्रमुख है। विनय कटियार अयोध्या आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। बैठक में लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी शामिल हुए। वे 2014 में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष थे और उस वक्त अमित शाह यूपी बीजेपी के प्रभारी थे। वहीं पार्टी के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे को भी इस बैठक में शामिल किया गया। बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 2022 में 2017 की जीत को दोहराने का दावा किया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में जितनी बड़ी सफलता नहीं, उससे भी बड़ी सफलता इस बार। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने एक शोध रिपोर्ट जारी की। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना की तीसरी लहर आने की पूरी आशंका है, लेकिन इससे बचना लोगों के हाथ में है। आईआईटी के शोधकर्ताओं ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें 3 स्थितियों पर चर्चा की गई है। पहली स्थिति में ऐसा माना जा रहा है कि 15 जुलाई तक पूरा देश अनलॉक हो जाएगा। ये वैसी ही स्थिति होगी जैसे इस साल जनवरी में थी। सोशल डिस्टेंसिंग और नियमों का पालन नहीं करेंगे तो अक्टूबर तक पीक आ जाएगा। सितंबर से ही स्थिति खराब होनी शुरू हो जाएगी। इसमें अधिकतम 3 से 3.5 लाख मामले रोज आने की संभावना है। दूसरी स्थिति ये है कि कोरोना तीसरी लहर में बदले म्यूटेंट के साथ आता है और लोग लापरवाही करते हैं तो इसका पीक सितंबर तक आ जाएगा। इस स्थिति में अगस्त महीने से ही केस बढ़ने शुरू हो जाएंगे और रोजाना 5 लाख से भी ज्यादा मामले आ सकते हैं। तीसरी स्थिति ये है कि अगर लोग सावधानी बरतते हैं और वैक्सीन लगवा लेते हैं तो तीसरी लहर की पीक नवंबर तक टल सकती है। रोजाना 1 से 1.5 लाख मामले ही आएंगे। आईआईटी कानपुर ने अपनी रिपोर्ट में ये भी साफ किया है कि उनके इस अनुमान में टीकाकरण शामिल नहीं है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल में कोरोना के नए डेल्टा प्लस वेरिएंट मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना के नए डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिंता जताई है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है। डेल्टा प्लस वेरिएंट तेजी से फेफड़ों को संक्रमित करता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल को चिट्ठी लिखकर कंटेनमेंट के उपाय करने को कहा है। तीनों राज्यों को टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट बढ़ाएं। डेल्टा प्लस अभी 9 देशों में पाया गया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और जलगांव, मध्य प्रदेश के भोपाल और शिवपुरी, केरल के पलक्कड़ और पतनमतिट्टा में डेल्टा प्लस के मामले सामने आए हैं। झारखंड में भी डेल्टा और अल्फा वेरिएंट के 328 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। राज्य सरकार ने सैंपल को जांच के लिए भेजा है। शरद पवार के घर हुई बैठक में एक बार फिर विपक्ष में एकजुटता का अभाव नजर आया। दिल्ली में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर मंगलवार को ही विपक्षी दलों की बैठक पर राष्ट्रमंच ने सफाई दी।
राष्ट्रमंच ने कहा कि ये ना तो मोदी विरोधी बैठक थी, ना ही राजनीतिक बैठक। ये राष्ट्रमंच की सभा एंटी बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करने के लिए शरद पवार जी ने बुलवाई, ऐसी कोई बात नहीं। राष्ट्रमंच ने 2024 के मद्देनजर तीसरा मोर्चा बनाने और कांग्रेस का बॉयकॉट किए जाने से भी इनकार किया। कांग्रेस को बुलाया गया था, वो उनका प्रोग्राम कहीं शुरू से मनीष तिवारी कांग्रेस पार्टी के अपने लीडरशिप की अनुमति से राष्ट्रमंच के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आए नहीं वो कहीं अन्यत्र उनका कार्यक्रम था, इसलिए नहीं आ पाए। पवार के घर इस बैठक में 8 पार्टियों के 20 नेता मौजूद थे। बैठक में कोरोना और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर चर्चा हुई। मुद्दों की बात हुई है, व्यक्तियों की बात नहीं। किसान आंदोलन पे बातचीत हुई, बढ़ रहे महंगाई पे बातचीत हुई। बैठक में कई आर्थिक विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। जम्मू कश्मीर को लेकर पीएम मोदी की कल होने वाली बैठक में राज्य की सभी पार्टियों ने शामिल होने का निर्णय लिया। जम्मू कश्मीर को लेकर 24 जून को बुलाई गई प्रधानमंत्री मोदी की सर्वदलीय बैठक में राज्य की सभी पार्टियां हिस्सा लेंगी। श्रीनगर में गुपकार अलायंस ने मंगलवार को बैठक करके एजेंडा भी तय किया। गुपकार ने तय किया कि 370 की बहाली की मांग से कोई समझौता नहीं होगा। हमारा मौक़िफ़ जो है वो आपको मालूम है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। हमारा मौक़िफ़ जो है वो है और रहेगा। वहीं पीडीपी अध्यक्ष ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि सरकार को पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए। दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे। बीजेपी ने कहा शर्तें रखकर और पाकिस्तान को बीच में लाकर गुपकार के नेता बातचीत का माहौल बिगाड़ रहे हैं। इस प्रकार से चर्चा करना निरर्थक होगा। ये केंद्र सरकार का मुद्दा है, ना कि महबूबा मुफ्ती का। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस की ओर से गुलाम नबी आजाद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर भी शामिल होंगे। कोरोना काल में भी सुधार की नीतियों को अपनाने वाले राज्यों को पीएम मोदी ने शुक्रिया कहा है। भारत ने केंद्र और राज्य सरकारों की भागीदारी से किस तरह कोरोना संकट का सामना किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ब्लॉग के जरिए इसे समझाया। प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में कहा, जब दुनिया में वित्तीय संकट था तब भारतीय राज्य 2020-21 में ज्यादा उधार लेने में सफल रहे हैं। आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि 2020-21 में राज्य 1.06 करोड़ रुपए का अतिरिक्त उधार लेने में सक्षम रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में 4 सुधारों का भी जिक्र किया है। पहले सुधार में वन नेशन वन राशन कार्ड नीति के तहत कार्य हुआ। दूसरे सुधार में कारोबारी सुगमता को बढ़ाया गया। तीसरे सुधार में शहरी गरीबों और मिडिल क्लास को बेहतर गुणवत्ता सेवा दी। चौथे सुधार में किसानों को मुफ्त बिजली की जगह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जोड़ा गया। प्रधानमंत्री ने कोविड काल में इकोनॉमी को स्थिर रखते हुए संसाधनों को जुटाने को सबसे बड़ी चुनौती बताया और सुधार की नीतियों को अपनाने वाले राज्यों का शुक्रिया अदा किया। कोरोना को लेकर राहुल गांधी के श्वेत पत्र जारी करने के बाद बीजेपी ने उन पर महामारी से लड़ाई को कमजोर करने का आरोप लगाया। केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को कोरोना पर सरकार को घेरते हुए श्वेत पत्र जारी किया। उन्होंने आरोप लगाया कि देश प्रधानमंत्री मोदी की मार्केटिंग का नतीजा भुगत रहा है। प्रधानमंत्री के आंसू ने उनको नहीं बचाया, मगर ऑक्सीजन जरूर बचा सकता था और प्रधानमंत्री ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। चुनाव लड़ रहे थे। जवाब में बीजेपी ने राहुल गांधी पर महामारी से लड़ाई को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। वैक्सीन लेना है नहीं लेना है, लॉकडाउन करना है नहीं करना है, हर विषय को लेकर एक कंफ्यूजन की स्थिति को उन्होंने उत्पन्न करने का काम किया है, राजनीति करने का काम किया। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने भी राहुल गांधी के बयान की आलोचना की। बार बार भ्रम फैलाने का काम करते रहे, लेकिन हर बात में भ्रम फैलाना ये देश के लिए, देश के विकास के लिए और देश की सुरक्षा के लिए उचित नहीं है। जस्टिस सिद्रा बनर्जी के बाद जस्टिस अनिरुद्ध बोस भी एक दूसरे मामले की सुनवाई से अलग हो गए।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस नारदा स्टिंग टेप मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के कानून मंत्री की याचिका पर सुनवाई से अलग हो गए हैं। पिछले हफ्ते जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने राज्य में चुनाव के बाद हिंसा की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच राजनीतिक हिंसा और राज्यपाल को लेकर वार पलटवार हुआ। गवर्नर साहब जो होता है वो अपना राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है, उनको इस तरह से अपमानित करना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। रिपीट, हम लोग गवर्नर पोस्ट को हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उसका मान मर्यादा ट्वीट धनखड़ ने लूटा दिया। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के पूर्व चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय को केंद्र की तरफ से भेजे गए नोटिस पर सवाल उठाए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रशासन को परेशान करने वाला कदम बताया। ये करने का मकसद एक ही है कि हमारे राज्य प्रशासन को तस्तबस्त करने के लिए ये कार्रवाइयां किया जा रहा है। पंजाब में आंतरिक कलह दूर होने का नाम नहीं ले रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात करने का प्लान। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस की 3 सदस्यीय कमेटी के सामने पेश हुए। सूत्रों के मुताबिक आज वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने पंजाब के कई विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को दिल्ली बुलाकर बात की। सूत्रों का कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू पीसीसी के अध्यक्ष बनना चाहते हैं, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह इससे सहमत नहीं हैं। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू के मीडिया से बात करने में कमेटी और राहुल गांधी खुश नहीं हैं। कमेटी और आला कमान का मानना है कि सिद्धू को सार्वजनिक बयान नहीं देना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक 3 सदस्यीय कमेटी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से कहा है कि वो नाराज विधायकों के काम तेजी से करें। साथ ही उन्हें चुनाव से पहले विधायकों को खुश रखने की अहमियत बताई गई। कैप्टन अमरिंदर ने कमेटी की बात मानते हुए नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश करने पर सहमति जताई। इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी और ड्रग मामले में कार्रवाई तेज करने का भरोसा भी कमेटी को दिलाया है। सांसद नुसरत जहां की शादी का मामला स्पीकर तक पहुंच गया। टीएमसी सांसद नुसरत जहां की संसद सदस्य संकट में पड़ सकती है। बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने नुसरत जहां पर शादी को लेकर संसद को गुमराह करने, झूठी शपथ लेने का आरोप लगाते हुए स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में नुसरत का मामला एथिक्स कमेटी को भेजने और उनकी सदस्यता खत्म करने की मांग की गई है। टीएमसी सांसद नुसरत जहां अपने पति निखिल जैन से अलग हो गई हैं। नुसरत ने कहा था कि उनकी शादी रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो तलाक कैसा। नुसरत ने संसद की शपथ नुसरत जहां रूही जैन के नाम से ली थी। बीजेपी सांसद ने इसे संसद की गरिमा का मुद्दा बताया। वहीं टीएमसी ने कहा कि बीजेपी तुच्छ राजनीति कर रही है। नुसरत जहां एक पॉपुलर एक्ट्रेस है, ये उनका पर्सनल फैमिली मैटर्स है। वो बीजेपी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तो एकदम पर्सनल मैटर है। हालांकि टीएमसी के जवाब को वाजिब नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि नुसरत जहां ने निखिल जैन के टाइटल के साथ संसद में शपथ ली थी। यूपी में धर्मांतरण मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट लगाने के निर्देश दिए हैं। वहीं एटीएस को मुफ्ती जहांगीर और मोहम्मद उमर गौतम की 1 हफ्ते की रिमांड मिली। यूपी में धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले आरोपियों के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट लगाने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत भी अगर अपराध बनता है तो उसमें भी स्थानीय प्रशासन इसमें डिसीजन लेगा। जी न्यूज को हिंदू से मुसलमान बनने वाले लोगों का कन्वर्जन सर्टिफिकेट मिला। एक प्रमाण पत्र गुरुग्राम में रहने वाले मन्नू यादव का है। इस सर्टिफिकेट पर पिछला धर्म हिंदू और बदला हुआ नाम अब्दुल मन्नान लिखा था। कोर्ट में दाखिल एफिडेविट में मन्नू ने मर्जी और पसंद से धर्म परिवर्तन की बात कही थी, लेकिन मन्नू के परिवार वालों ने बेटे पर दबाव डाले जाने और नौकरी का लालच देने का खुलासा किया। मेरे छोटे बेटे को बिल्कुल भड़का दिया है। आपको हिंदू धर्म में कोई भी नहीं अपनाएगा और आप अल्लाह की शरण में रहो। गुरुग्राम के मन्नू की तरह साजिशन कानपुर के आदित्य गुप्ता का भी धर्म परिवर्तन कराया गया। उसे आदित्य से अब्दुल कादिर बनाया गया। आदित्य गुप्ता का कन्वर्जन सर्टिफिकेट भी जी न्यूज के पास है। दिल्ली में एक यात्री के पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं होने के चलते फ्लाइट में उसे नहीं चढ़ने दिया गया।
दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर एक यात्री के हंगामे के चलते कुछ देर तक अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। दरअसल सूरज पांडे नाम के एक यात्री को मुंबई जाना था, लेकिन उसके पास कोरोना की RT-PCR रिपोर्ट नहीं थी। इसके चलते उसे फ्लाइट पर नहीं चढ़ने दिया गया। विवाद तब बढ़ गया जब ये यात्री नियम को तोड़ते हुए फ्लाइट में बैठने की जिद करने लगा। जब एयरपोर्ट स्टाफ ने उसे रोका तो उसने वहीं पर हंगामा शुरू कर दिया। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और बैगेज बेल्ट पर भी चढ़ गया। काफी देर तक वो उस पर घूमता रहा और चिल्लाता रहा। बार बार के आग्रह के बावजूद जब उसने विस्तार एयरलाइंस के अधिकारियों की बात नहीं मानी तो शिकायत के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद भी वो शांतिपूर्वक बाहर जाने को तैयार नहीं हुआ तो CISF के सुरक्षा कर्मियों ने उसे घसीटकर एयरपोर्ट से बाहर कर दिया। तिरुवनंतपुरम के दक्षिण में पश्चिमी समुद्री तट पर आज से भारत का अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास शुरू होगा। भारत आज से हिंद महासागर क्षेत्र में 2 दिनों का हवाई युद्ध अभ्यास करने जा रहा है। चीन के लिए खतरे की बड़ी बात यह है कि भारत ये युद्ध अभ्यास अमेरिका के साथ करने जा रहा है। चीन पर मजबूती से नजर रखने के साथ इस क्षेत्र में तालमेल को और मजबूत करने के लिए इस युद्ध अभ्यास को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारतीय वायुसेना और अमेरिकी नेवी के इस युद्ध अभ्यास में अमेरिका की ओर से रोनाल्ड रीगन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप होगा। रोनाल्ड रीगन के अलावा मिसाइल डेस्ट्रॉयर USS हेल्सी और गाइडेड मिसाइल क्रूजर USS सिलो हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा रोनाल्ड रीगन पर तैनात F-18 हॉर्नेट फाइटर जेट्स भी हिस्सा लेंगे। वहीं भारत की ओर से वायुसेना के सुखोई, जगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट, मिड एयर रिफ्यूलर और अवॉक्स विमान शामिल होंगे। ये युद्ध अभ्यास तिरुवनंतपुरम के दक्षिण में पश्चिमी समुद्र तट पर होगा। लगातार बारिश से उत्तराखंड की हालत बेहद खराब हो रही है और गुजरात का भी बुरा हाल है। लगातार हो रही बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। कहीं सड़कें धंस गई हैं तो कहीं लगातार हो रहे लैंडस्लाइड्स ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली की हैं, जहां लैंडस्लाइड की वजह से रास्तों पर मलबा जमा हो गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां भी उफान पर हैं। अब जरा गुजरात की ये तस्वीर देखिए, जहां पानी के तेज बहाव से बाइक को बचाने की कोशिश में बाइक सवार खुद पानी में बहने लगा। पश्चिम बंगाल में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। हालात ये हैं कि लोगों को नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। और अब 12वीं के छात्रों के लिए सबसे अहम खबर, CBSE की नंबर स्कीम को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने CBSE और ICSE बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड के रिजल्ट असेसमेंट फॉर्मूले को सही बताते हुए इसे मंजूरी भी दी। 12वीं की परीक्षा के लिए जुलाई में ही परीक्षा का मौका दिए जाने की मांग को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार और बोर्ड दोनों ही छात्रों को लेकर चिंतित है। परीक्षाएं रद्द करने का फैसला सही और जनहित में है। रिजल्ट में धांधली होने की आशंका भी आधारहीन है। रिजल्ट कमेटी में स्कूल ही नहीं, बाहरी सदस्य भी होंगे। परीक्षा रद्द करने को 1000 से ज्यादा छात्रों ने चुनौती दी थी। बोर्ड ने ये भी बताया कि तय किए गए क्राइटेरिया के आधार पर जारी रिजल्ट से असंतुष्ट स्टूडेंट्स अगर परीक्षा देना चाहते हैं तो उनके लिए बाद में अलग से व्यवस्था की जाएगी। बोर्ड ने ये भी कहा था कि अगर सब कुछ सही रहा तो 31 जुलाई तक रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.